चलिए दोस्तों, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी की शुरुआत 1 दिसंबर 2022 से हो जाती है, जब इंडिया को G20 का प्रेसिडेंसी मिलता है। और इसी प्रेसिडेंसी के साथ साथ दोस्तों इंडिया को मौका मिलता है G20 के समिट को होस्ट करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आज G20 के सारे कंट्रीज डिवाइडेड हो चुके हैं। वो सब दो ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं और उस ग्रुप का बनने का एक ही रीजन है, रशिया यूक्रेन वॉर। इस चार्ट को अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में डिवाइड हुआ कैसे है। तो बेसिकली दोस्तों G7 के कुछ कंट्रीज एक साइड पे हैं जहां पे वो रशिया को स्ट्रॉन्ग कंडेम्पशन, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं रशिया के खिलाफ, रशिया यूक्रेन वॉर के लिए। फिर एक एक्सट्रीम पॉइंट पे रशिया एंड चाइना जैसे देश हैं दोस्तों जो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कंडेम्पशन या ऐसे एग्रीमेंट्स, एक्शंस ब्लॉक हो जाए। और फिर इंडिया एक ऐसा देश है दोस्तों, हमारा देश, जो न्यूट्रल स्टैंड होने के कारण इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है और एक ब्रिज बनके रह चुका है। तो दोस्तों इस बंटवारे की कहानी की शुरुआत होती है G20 में फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री की मीटिंग से, जहां पे दोस्तों रशिया एंड चाइना ने पूरी जान लगा दी कि ब्लॉक करे उस कम्युनिटी को रशिया एंड यूक्रेन के खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के वर्ड्स के ऊपर। इसके बाद दोस्तों खबर आती है कि फ्रांस ने उस कम्युनिटी पे साइन करने से इनकार कर दिया है और साथ ही साथ क्रिटिसाइज किया है कि हम रशिया के ऊपर क्रिटिसिज्म को सॉफ्टनिंग कर रहे हैं। लेकिन गाइस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब जापान के फॉरेन मिनिस्टर ये अनाउंस करते हैं कि वो G20 के मीट को स्किप करने वाले हैं। उनके ऑफिशियल रिस्पॉन्स में तो ये कहा गया है कि वो स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका एक पार्लियामेंट का शेड्यूल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडियन के लॉ मेकर्स है वो इस डिसीजन से काफी नाराज है एंड स्पेशली इसको अनबिलीवेबल कहा है। और कुछ लोगों ने इसके लिए एक्यूज भी किया है कि जापान बस G7 पर ध्यान देता है ना कि G20 पर। और कुछ अननोन सोर्सेस की अगर हम बात को भी माने दोस्तों, कहीं ना कहीं जापान का ये G20 स्किप करना एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है G7 के कंट्रीज को रशिया यूक्रेन के वार क्राइसिस के लेके ऊपर। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आता है कि इसमें एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो क्या रहा है। जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो कहीं ना कहीं ये है कि G20 बाकी सारे प्रॉब्लम से शिफ्ट होके कहीं ना कहीं बस रशिया एंड यूक्रेन में अटक गया है। और इसी बात को लेकर दोस्तों रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने G20 के मिनिस्ट्रियल मीटिंग में इंडिया से माफी मांगी कि वेस्ट किस तरीके से बाकी प्रॉब्लम्स को नेग्लेक्ट कर रहा है और बस रशिया रशिया करता रहा है। वेस्टर्न मीडिया ऑन द अदर हैंड दोस्तों इस क्राइसिस को पोर्ट्रे कर रहा है कि इंडिया किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर को एक क्राइसिस की तरह या एक चैलेंज की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है इस G20 के मीट में। हालांकि एंटनी ब्लिंकन का मानना है कि इंडिया एंड चाइना ही हैं जिन्होंने रशिया को न्यूक्लियर वॉर करने से रोक के रखा है यूक्रेन पर। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप थोड़ी से पुराने खबर देखें, जो बाइडेन जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से वो रशिया को G20 से निकाल के दिखाएं। तो नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये पॉसिबल है? वेल इन माई ओपिनियन इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और बहुत सारे देशों को इकट्ठा लाना पड़ेगा यूएसए को रशिया को G20 से निकालने के लिए, जो कि अभी के टाइम के लिए तो शायद इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन इससे भी बड़ा एक और सवाल पैदा हो जाता है इस मीट से दोस्तों कि इंडिया के क्या फ्रांस और जापान से रिलेशन खत्म होने वाले हैं या क्या बिगड़ने वाले हैं। वेल अगेन इन माय ओपिनियन अगर आप देखें, इंडिया और फ्रांस और जापान के काफी लॉन्ग टर्म के रिलेशंस और लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं। भले ही थोड़े से हिकअप्स, थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके काम है, वो शायद रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग या मजबूत रखेंगे। वो चाहे इंडिया फ्रांस की मेगा डील्स हो एयरक्राफ्ट को लेके या इंडिया एंड जापान का चाइना को लेकर स्टांस। लेकिन हाँ दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो G20 में छोटी सी डिवाइड हो चुकी है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये डिवाइड शायद और बढ़ सकती है और मेजर जियोपॉलिटिकल चेंजेस वर्ल्ड में ला सकती है। सो विद दैट बीइंग सेड इस वीडियो को हम यहीं पे रखेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। तो गुड बाय एंड जय हिंद।